जब साल के आखिर में बोनस बांटा गया तो मुझे पूरे 80 लाख युआन मिले। बॉस बोला कि मुझे ज्यादा मिल गया है, इससे टीम यूनिटी खराब होगी, इसलिए उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट से बोलकर उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करवा दिया और मेरा बोनस सीधे 8 लाख बना दिया। सालाना मीटिंग में पूरी कंपनी मेरा मजाक उड़ा रही थी। अरे शाओवांग, कंपनी के लिए तुम ही तो सबसे पहले सैलरी कट और बोनस एडजस्टमेंट का उदाहरण सेट कर रहे हो ना। लेकिन मैं बस हंसा और आराम से बॉस की बात मान ली। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट मेरी खुद की आंटी थी। कल ही की बात है, जब कंपनी बोनस बांटने वाली थी तभी बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। शाओवांग, इस बार ऊपर वालों का फैसला है कि सैलरी कट की शुरुआत तुमसे की जाए। तुम्हारी टीम में सबसे बड़ा बोनस तुम्हें मिला है, बाकी लोगों को इससे काफी दिक्कत है और इससे टीम यूनिटी खराब हो रही है। मैं तुरंत समझ गया कि खेल क्या चल रहा है। मैंने सीधा पूछा, कंपनी ने कब से सबकी सैलरी पब्लिक में बतानी शुरू कर दी? हम लोगों को तो सैलरी डिस्कस करने तक की परमिशन नहीं है, फिर बाकी लोगों को बोनस का फर्क कैसे पता चला? बॉस हल्का सा हंसा। सच तो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। वैसे भी तुम्हारा बोनस बॉस ने बैलेंस करके नए लड़के शाओलियू को दे दिया है। यंग लोगों को जल्दी ग्रो करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। मैंने बस 3 सेकंड सोचा, फिर तुरंत जवाब दे दिया, ठीक है। लाओ लुओ खुद हैरान रह गया। वाह, तुम तो अब काफी समझदार और स्ट्रेटेजिक होते जा रहे हो। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। सच में मजाक चल रहा था। पूरा साल मैंने जान तोड़ मेहनत की थी। प्रोजेक्ट की डेडलाइन के टाइम तो हालत ऐसी थी कि मैं प्रैक्टिकली ऑफिस में ही रहता था। 24 घंटे बस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, और साल के आखिर में इनाम मिलने की जगह उल्टा सजा मिल गई। जब मैं अपनी सीट पर वापस आया तो देखा लियू रान मेरी कुर्सी पर बैठा हुआ था और मेरा बाकी सामान गायब था। भाई वांग, मेरी बॉडी थोड़ी ठंडी रहती है। मेरी पुरानी सीट पर एसी सही से नहीं आता था, तो मैंने लुओ साहब से पूछकर आपकी सीट ले ली। आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना? मैंने शांत होकर पूछा। मेरा सामान कहाँ है? वो तुरंत नाटक करने लगा। अरे भाई वांग, अगर आप नाराज हो तो मैं वापस चला जाता हूँ। आपका सामान मेरे पास रखा है। मैंने आसपास नजर घुमाई। जो टीम वाले पहले हर वक्त मेरे आसपास मजाक करते घूमते थे, अब सबके सिर नीचे थे। सब ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे बहुत बिजी हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। जरूरत नहीं, जितना बैठना है बैठो, टीम लीडर तुम्हें आराम से बैठने देगा। ये बोलकर मैं जाकर लियू रान की पुरानी सीट पर बैठ गया। लेकिन तभी लियू रान मुस्कुराकर बोला, सच में भाई वांग, इस साल से हमारी टीम में रोटेशन सिस्टम शुरू हुआ है और आज से शाओलियू नया टीम लीडर है। वही उस केस को भी संभालेगा। आप तो पूरे साल बहुत मेहनत कर चुके हो, अब थोड़ा आराम कर लो। ये सुनते ही पूरा ऑफिस सन्न रह गया। 1 सेकंड में पूरा माहौल शांत हो गया। लेकिन तभी मैंने सबसे पहले ताली बजाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम लीडर लियू। उम्मीद है आगे भी आप हम सबको नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। तालियों की आवाज पूरे ऑफिस में गूंज उठी। मैनेजर झांक के जाते ही मैं मुड़ा और सीधे सीढ़ियों वाले कॉर्नर में जाकर क्लाइंट को कॉल लगा दिया। फोन उठते ही मेरी आंटी की आवाज आई, हमारी कंपनी ने तो तुम्हारी कंपनी को पेमेंट पहले ही दे दी थी। अरे ओए, खुद को इतना मत घिसो, तुम्हारी कंपनी वाले तुम्हें ही दबा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था ना, वापस अपनी फैमिली कंपनी में आ जाओ, क्लाइंट बनकर आराम से बैठो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो वेंडर साइड में जाकर वो दुख भरी टेक्निकल नौकरी करनी थी। अब समझ आया ना? जल्दी वापस आओ और इस बड़े झमेले को संभालो। मैं हल्का सा हंसा। पछतावा तो है, लेकिन अभी जाने का टाइम नहीं आया। उन्होंने सिर्फ मेरी सैलरी नहीं काटी, मेरा टीम लीडर वाला पद भी अचानक छीन लिया और पूरे साल का बोनस सीधे लियू रान को दे दिया। अब सिर्फ एक ही सच बचता है, वो लोग मुझे बिना एक पैसा दिए कंपनी छोड़ने पर मजबूर करना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों से रियल एस्टेट मार्केट वैसे ही ठंडा पड़ा हुआ था। उसका असर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर भी बुरी तरह पड़ा और डिजाइन इंडस्ट्री दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही थी। मैंने अपनी आंखों से कई घटिया कंपनी लीडर्स को यही चाल चलते देखा था। सीधे N+1 देकर निकालने की जगह वो लोग सैलरी कट करते थे। कभी सिर्फ बेसिक सैलरी छोड़ देते तो कभी काम इतना बढ़ा देते कि इंसान की आत्मा बाहर आ जाए। 997 शेड्यूल तक ठोक देते थे, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, हफ्ते में 7 दिन। मतलब इंसान नहीं, प्रिंटर मशीन बना दो बंदे को। और आखिर में कर्मचारी खुद तंग आकर रिजाइन कर देता। फिर कंपनी आराम से बोलती, अरे भाई, हमने थोड़ी निकाला, खुद ही छोड़कर गया है, एक पैसा मुआवजा भी नहीं देना पड़ता। हमारी कंपनी ने भी इसी तरीके से बहुत लोगों को बाहर किया था। हमारी फर्म इंडस्ट्री की काफी फेमस आर्किटेक्चर कंपनी मानी जाती थी, लेकिन अब हालत ऐसी थी कि बस पुराने प्रोजेक्ट्स और आफ्टर सेल्स सर्विस के भरोसे चल रही थी। जब बिजनेस बढ़ाना मुश्किल हो गया तो कंपनी ने सारा ऑपरेशन प्रेशर नीचे कर्मचारियों पर फेंक दिया। ऊपर से बड़े प्यार से नाम दिया गया, ये तो सबकी जिम्मेदारी है। वाह, क्या भावुक डायलॉग था। उस समय मैं टीम लीडर था
तो मेरे ऊपर भी करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स का प्रेशर डाला गया था। मेरे पापा ने देखा कि मैं हर जगह भागते भागते थक चुका हूँ, तो उन्होंने सीधे मेरी आंटी से बात की और हमारी कंपनी को फैमिली के इंटरनेशनल 5 स्टार होटल चेन के नए होटल का डिजाइन प्रोजेक्ट दिलवा दिया। पूरे प्रोजेक्ट की डिजाइन फीस थी 1 करोड़ युआन। मतलब मेरी कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट असल में हमारा खुद का फैमिली बिजनेस था। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये पहला साल था और इंडस्ट्री में पेमेंट लेट होना तो आम बात थी। कई बार तो सालों तक पैसा अटका रहता था, लेकिन मेरी आंटी को डर था कि कहीं मुझे बोनस ना मिले और मेरा मूड खराब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने खास तौर पर फाइनेंस टीम को बोलकर डिजाइन फीस का आधा पैसा एडवांस में हमारी कंपनी को ट्रांसफर करवा दिया। मैं हमेशा लोकी रहता था, बस डिजाइन, साइट और काम में लगा रहता था। किसी को ये नहीं पता था कि मेरा क्लाइंट कंपनी से क्या रिश्ता है। कल ही जब उन्हें पता चला कि क्लाइंट अगले दिन पेमेंट रिलीज करने वाला है, उन्हें डर लग गया कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर होने के नाते बोनस का सबसे बड़ा हिस्सा ले जाऊंगा। इसलिए उन्होंने तुरंत मुझे साइडलाइन कर दिया। लेकिन अफसोस, इस बार उन्होंने गलती से कंपनी की सबसे बड़ी कमाई की लाइफलाइन को ही बाहर निकालने की कोशिश कर दी। अगर कंपनी मुझे सही तरीके से निकालती और कानून के हिसाब से मुआवजा देती तो शायद मैं मान भी जाता, लेकिन इतने गंदे तरीके इस्तेमाल करना। मैं इस कंपनी में 8 साल से काम कर रहा था। ये बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला था। लगभग दोपहर हो चुकी थी। मैं आराम से नीचे मॉल में गया, अच्छा सा लंच किया, फिर कार में जाकर आराम से झपकी मार ली। ठीक 2 बजे मैं ऑफिस पहुंचा। मेरी डेस्क अभी भी वैसे ही बिखरी पड़ी थी जैसे लियूरान छोड़ गया था। मैंने बस एक नजर डाली, कुछ टिश्यू उठाए और सीधे वॉशरूम की तरफ निकल गया। मुझे देखते ही लियूरान ऐसे भागा जैसे भगवान मिल गए हों। प्रेसिडेंट वांग लुओ, होटल के एग्जीक्यूटिव बिल्डिंग वाले ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन ड्राइंग्स तैयार हो गए क्या? जल्दी भेजो, क्लाइंट का प्रोजेक्ट मैनेजर लगातार दबाव डाल रहा है। मैंने आराम से जवाब दिया, बाद में बात करते हैं, पहले एक सिगरेट पीकर आता हूँ। इतना बोलकर मैं सीधे फायर एस्केप में घुस गया। अंदर बैठकर आराम से डबल प्लेयर फुटबॉल गेम खेला, थोड़ा टीवी देखा। इतनी देर बैठा रहा कि पैर तक सुन्न हो गए। मैं उठने ही वाला था कि अचानक बाहर से लियूरान की सुअर जैसी चिल्लाती आवाज सुनाई दी। वांग लुओ, तुम मर गए हो क्या? मैंने तुम्हें 10 बार कॉल किया, क्लाइंट पूरा पागल हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं देता क्या? वो काफी देर तक भौंकता रहा। फिर मैं धीरे धीरे बाहर निकला। ओह, गलती से फोन डू नॉट डिस्टर्ब पर चला गया था। आज थोड़ा सिर दर्द भी है। पहले जब ये खुद काम चोरी करता था तो हर बार दस्त का बहाना बनाकर गायब हो जाता था। मैंने वही उससे सीख लिया। लियूरान गुस्से से बोला, बकवास बंद करो और जल्दी ड्राइंग बनाओ। मैंने कंधे उचकाए। मेरा कंप्यूटर अभी तक कनेक्ट ही नहीं हुआ, मैं कैसे काम करूं? तो मेरे कंप्यूटर पर बैठकर करो। शाओडिंग, इसका सिस्टम जल्दी कनेक्ट करो। मैंने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मुझे दूसरों के कंप्यूटर इस्तेमाल करने की आदत नहीं है। लियूरान का चेहरा काला पड़ गया। अगर काम नहीं करना तो मत करो। फिर उसने चिल्लाकर कहा, शाओडिंग, तुम ये ड्राइंग ऑप्टिमाइज करो। मुझे नहीं लगता कंपनी इसके बिना बंद हो जाएगी। शाओडिंग धीरे से बोली, लेकिन मेरे पहले वाले प्लान कई बार रिजेक्ट हो चुके हैं। क्लाइंट वाला प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ज्यादा पिकी है, उसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं। वांग लुओ के अलावा अभी तक कोई उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। लियूरान तुरंत अकड़ गया, अरे ये तो सिर्फ प्लान ऑप्टिमाइजेशन है। जब मैं विदेश में पोर्टफोलियो अप्लाई कर रहा था उससे कहीं मुश्किल काम किए हैं, मैं खुद कर लूंगा। पास बैठे लोग भी चापलूसी मोड ऑन कर चुके थे। हाँ, टीम लीडर लियू खुद कर रहे हैं, क्लाइंट तो देखकर दंग रह जाएगा। लियूरान ने नाक ऊपर करते हुए माउस पकड़ा। ग्राफिक कॉपी करो। 2 सेकंड बाद, अरे कौन सा बटन दबाना है? हम लोग तो विदेश में सब एप्पल सिस्टम यूज करते थे, ये पुराना सिस्टम इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है। मैं हंस पड़ा। हाँ, बिल्कुल, अब तो क्लाइंट को भी तुम्हारे लिए वही सिस्टम बदल लेना चाहिए। पूरा दोपहर लियूरान सिस्टम से लड़ता रहा, लेकिन कुछ भी ढंग से नहीं बना पाया। आखिर में उसने शाओडिंग को पकड़ लिया और खुद सिर्फ मुंह से आदेश देता रहा। दोनों पूरी दोपहर खटते रहे, फिर भी रिजल्ट 0। उधर लियूरान लगातार क्लाइंट के प्रोजेक्ट मैनेजर को मीठी मीठी बातें करके मना रहा था। मैनेजर वांग, बहुत सॉरी, बस थोड़ा सा शेड्यूल डिले हो गया। शाम के ठीक 5:29 बजे टाइम मशीन के सामने जाकर खड़ा हो गया। 5:30 होते ही मैंने तुरंत फेस स्कैन किया और ऑफिस से गायब। लेकिन जैसे ही मैं पार्किंग से बाहर निकला, जनरल मैनेजर झांग का कॉल आ गया। वांग लुओ, सब लोग ऑफिस में ड्राइंग्स सुधारने में लगे हैं और तुम कहाँ भाग गए? क्लाइंट पूरी दोपहर से पीछे पड़ा है, तुम बहरे हो या अंधे? अभी तुरंत वापस आओ और ओवरटाइम करो। आज रात 12 बजे से पहले ड्राइंग तैयार हो जानी चाहिए। मैंने आराम से जवाब दिया, क्लाइंट ने तो मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया, और वैसे भी टीम लीडर लियू खुद ये प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं ना। क्लाइंट इतना आसान नहीं है, मैं कोई मुसीबत नहीं बनूंगा, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ।
झांग लगभग चिल्ला पड़ा, वो नया है, उसे क्लाइंट की पसंद तुम्हारे जितनी नहीं पता, तुम तुरंत वापस आओ, ये ऑर्डर है। मैं हंसा, मेरा साल का बोनस तो आपने पूरा लियू रान को दे दिया था ना, तो ओवरटाइम भी उसी से करवा लीजिए, मैं नहीं आ रहा। इतना कहकर मैंने आराम से फोन फिर से डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल दिया। फिर दोस्तों के साथ शानदार डिनर डेट सेट की। सच कहूँ, ओवरटाइम के बिना जिंदगी काफी खूबसूरत लगती है। मुझे तो याद भी नहीं था कि आखिरी बार दोस्तों के साथ आराम से बैठकर कब टाइम बिताया था। काम की वजह से जिंदगी पूरी मशीन बन चुकी थी। पिछले 1 साल से लगभग हर दिन रात के 9 से 10 बजे तक ऑफिस में फंसा रहता था और पूरी रात जागकर काम करना, वो तो जैसे नॉर्मल बात बन गई थी। कंपनी के बड़े बड़े मैनेजमेंट वालों को लगता था कि कंपनी की खराब परफॉर्मेंस की वजह कर्मचारियों का कम काम करना है, ना कि बिजनेस का गिरना। मार्केट एक्सपैंड करने की जगह ऑपरेशन डिपार्टमेंट पूरा दोष प्रोडक्शन टीम पर डाल देता था। वाह भाई, काम नहीं आ रहा तो कर्मचारियों को और निचोड़ो। अगले दिन सुबह ठीक 9 बजे मैं टाइम पर ऑफिस पहुंचा, लेकिन अंदर घुसते ही मैं थोड़ा चौंक गया। पूरे ऑफिस में लोग अपनी अपनी डेस्क पर सो रहे थे। किसी की गर्दन टेढ़ी थी, कोई कीबोर्ड पर मुंह रखकर पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे ऑफिस नहीं, युद्ध के बाद का मैदान हो। मुझे देखते ही शाओ डिंग ऐसे भागकर आया जैसे भगवान के दर्शन हो गए हो। भाई वांग, आप आखिरकार आ गए। कल रात आपको कॉल ही नहीं लग रहा था, हम सब मर गए यहाँ। क्लाइंट बार बार बदलाव मांग रहा है, लेकिन कुछ भी पास नहीं कर रहा। जनरल मैनेजर झांग ने सबको जबरदस्ती ओवरटाइम पर रोक रखा है, किसी को घर जाने नहीं दिया। मैंने सबकी हालत देखी और अचानक वो सारे दिन याद आ गए जब हम सब साथ में रात रात भर जाकर प्रोजेक्ट्स बचाते थे, एक साथ लड़ते थे। लेकिन कल जब मुझे साइडलाइन किया गया, तब इनमें से एक भी इंसान मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा, ना सांत्वना, ना सपोर्ट। फिर भी मैं उन्हें पूरी तरह दोष नहीं दे सकता था। आजकल नौकरी मिलना आसान नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अरे, टीम लीडर लियू तो इंटरनेशनल लेवल के टैलेंट है, उनके रहते सब स्मूथ सेलिंग होना चाहिए ना। वैसे अगर मैं खुद संभालता तो मामला कब का निपट चुका होता, वरना मैं इतने साल टीम लीडर क्यों रहता। इतने में लियू रान अंदर आया। आज उसका चेहरा कल से बिल्कुल अलग था, ना थकान, ना टेंशन। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने रात भर काम किया हो। उल्टा बंदा आज और चमक रहा था, चेहरे पर अलग ही ग्लो था। वो आते ही मुस्कुराया। शाओ वांग, मैं हमेशा कहता हूँ कि आजकल के यंग लोग ज्यादा काबिल होते हैं, उनकी सोच भी बड़ी होती है। तुम्हें लगा था ना कि तुम्हारी ड्राइंग्स के बिना क्लाइंट कुछ पास नहीं करेगा। सरप्राइज, शाओ लियू ने रात भर में सब खत्म कर दिया। मैं थोड़ा चौंका। कल रात तो प्रोजेक्ट मैनेजर लू ने खुद मुझे कॉल किया था। उसने पूछा था कि हमारी कंपनी ने अचानक प्रोजेक्ट लीड क्यों बदल दिया। मैंने उसे सच बता दिया था और ये भी कहा था कि अगर इससे प्रोजेक्ट प्रभावित हुआ तो वो हमारी कंपनी को लीगली जिम्मेदार ठहरा सकता है। मैनेजर लू हमेशा से बहुत जिम्मेदार इंसान था, वो इतनी आसानी से अपनी बात बदलने वालों में से नहीं था। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अजीब है, मैनेजर लू इतनी आसानी से मान गया। झांग तुरंत बीच में बोला, अरे कल ही शाओ लियू ने क्लाइंट से बात कर ली थी, ड्राइंग्स थोड़ा लेट जमा करने की परमिशन मिल गई है। फिर उसने मेरी तरफ देखा। वांग लुओ, हमने तुम्हारा कंप्यूटर भी वापस इंस्टॉल करवा दिया है। आज रात तक ड्राइंग्स पूरी करनी ही होंगी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे। मैंने आराम से सिर हिलाया। ठीक है, वर्किंग आवर्स में मैं पूरी ईमानदारी से ड्राइंग्स रिवाइज करूंगा। झांग खुश होकर बोला, हम यही होना चाहिए, बस क्लाइंट खुश हो जाए। तो आज दोपहर पेमेंट आने के बाद मैं फाइनेंस से बोलकर तुम्हें कुछ 100 युआन का बोनस दिलवा दूंगा। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। 80 लाख छीनकर अब कुछ 100 युआन फेंक कर एहसान दिखा रहे थे। सच में इन लोगों की बेशर्मी का लेवल अलग ही था। जब जनरल मैनेजर झांग और लियू रान ने देखा कि मैं मान गया हूँ, तो दोनों मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। जाने से पहले लियू रान ने शाओ डिंग को आंख मारी, मतलब साफ था, इस पर नजर रखना। उनके जाते ही मैंने आराम से कंप्यूटर ऑन किया, फिर फोन निकाला, एक ड्रामा सीरीज चला दी और बीफ नूडल्स खाते हुए मजे लेने लगा। सिर्फ आधे घंटे बाद मैंने देखा, शाओ डिंग का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे उसे कब्ज हो गई हो। वो धीरे से बोला, भाई वांग, आपका खाना लगभग खत्म हो गया ना? क्लाइंट ग्रुप में फिर से दबाव डाल रहा है, मैं आपका फोन देख सकता हूँ? मैंने आराम से जवाब दिया, नहीं, टेंशन मत लो। ग्रुप में मैं थोड़ा रुका, वैसे भी कोई मूवमेंट नहीं है। शाओ डिंग थोड़ा अटक गया, क्या मतलब? मैंने मुस्कुराकर कहा, भाई वांग और टीम लीडर लियू ने नया प्रोजेक्ट ग्रुप बना लिया, लेकिन उसमें मैं हूँ ही नहीं। शायद इस प्रोजेक्ट को मेरी जरूरत ही नहीं है। इतना कहकर मैं उठ गया। चलो
पहले वॉशरूम होकर आता हूँ। मैं अपना खाली टेकवे बॉक्स उठाकर आराम से निकल गया। पहले तो कंपनी टाइम पर शानदार पेड पॉटी की, फिर रिसेप्शन वाली लड़की के पास जाकर थोड़ी एंटरटेनमेंट गॉसिप करने लगा। इतने में अचानक पीछे से जनरल मैनेजर झांग की दहाड़ सुनाई दी। वांग लुओ, क्लाइंट मुझे पागलों की तरह दबाव दे रहा है और तुम क्या कर रहे हो? ड्राइंग्स कब तक तैयार होंगी? मैंने शांति से कहा। जनरल मैनेजर झांग, लगता है आपको मैं बगावत करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। झांग गुस्से से लाल हो गया। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास थोड़ी स्किल है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतना घमंडी बन जाओ। काम करना है तो करो, नहीं कर सकते तो निकल जाओ यहाँ से। मैंने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास, 2N कॉम्पेंसेशन दीजिए, आज पैसे दीजिए। मैं, वांग लुओ, अभी सामान पैक करके चला जाऊंगा। झांग ठंडी हंसी हंसा, सपने देखो, कंपनी ने अभी तक तुम पर केस नहीं किया, यही बहुत बड़ी मेहरबानी है। 2N कॉम्पेंसेशन चाहिए इसे। फिर वो आगे झुककर बोला, वांग लुओ, कंपनी इंतजार कर सकती है, लेकिन क्या तुम अपना टाइम बर्बाद कर सकते हो? आर्किटेक्चर इंडस्ट्री बहुत छोटी है और तुमने इतना बड़ा तमाशा कर दिया है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें पूरी इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट करवा सकता हूँ। हालांकि मैं पहले से तैयार था, फिर भी अंदर से गुस्सा उबल पड़ा। इतने सालों में मैंने कंपनी के लिए जान लगा दी थी, कितने प्रोजेक्ट्स लाया, कितना पैसा कमा कर दिया, और सिर्फ इसलिए कि उसके रिश्तेदारों को ऊपर चढ़ाना था तो वो मुझे मिट्टी की तरह कुचलने लगे, मेरे करियर को बर्बाद करने की धमकी दे रहे थे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा तो फिर कोशिश करके देखिए मिस्टर झांग। इतने में अचानक ऑफिस में हड़कंप मच गया। ओह नो, क्लाइंट ने पेमेंट रोक दी। वो कह रहे हैं कि हमारी सर्विस उनसे संतुष्ट नहीं थी। मैं हंस पड़ा, हा, पेमेंट आए या ना आए, अब उससे मेरा क्या लेना देना। फिर मैं धीरे से बोला, सच कहूँ, मैं यहाँ इतना सब सह क्यों रहा था? क्योंकि मैं बेवकूफ था। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद मैं सपनों और आर्किटेक्चरल डिजाइन के प्यार के साथ इस नामी कंपनी में आया था। मुझे लगा था कि यहाँ मैं टॉप डिजाइनर बनूंगा, और देखते देखते 8 साल निकल गए। शुरुआत में कंपनी इतनी बेरहम नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री डाउन होने लगी, परफॉर्मेंस गिरने लगी, उन्होंने पार्टनर्स बदल दिए और उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे जहरीला होता गया। बॉस दिन में ऑफिस तक नहीं आता था, लेकिन रात के ठीक 10 बजे एंट्री मारता था, हाथ में फोन लेकर पूरे ऑफिस की फोटो खींचता, फिर ग्रुप चैट में डालकर सबकी बेइज्जती करता। जिस सीट पर कोई नहीं होता उसे पब्लिकली शेम करता, जिसकी लाइट बंद मिलती उसका नाम लेकर ताना मारता, और जो पूरी रात जागकर काम करते उन्हें कंपनी वाइड शाबाशी मिलती। इनाम क्या था? अगले दिन सिर्फ आधे दिन की छुट्टी और बॉस की फेमस लाइन, वैसे भी घर जाकर क्या करोगे, बैठे ही तो रहना है, तुम्हारे घर का खर्च कौन उठाता है? अगर कंपनी तुम्हें सपोर्ट ना करे तो तुम्हारे पास घर भी ना हो। ऐसा पागलपन भरा माहौल था वो। अगर मेरे अंदर इस प्रोजेक्ट को आखिर तक पूरा करने की जिम्मेदारी ना होती, अगर मैं खुद अपने डिजाइन किए होटल को पूरा होते देखना ना चाहता, तो मैं कब का ये कंपनी छोड़ चुका होता। बहस के बाद मैं वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। आसपास धीरे धीरे लोग फुसफुसा रहे थे, बोनस आते ही कहाँ पार्टी करेंगे, इस बार तो बड़ा होटल चलते हैं भाई, सी फूड बफे मारेंगे। सबके चेहरे पर उम्मीद थी, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी। अचानक जनरल मैनेजर झांग के ऑफिस से जोरदार दहाड़ सुनाई दी, गया, सब गया, अब क्या देंगे हम? अकाउंट में तो इस महीने की सैलरी देने के पैसे भी नहीं बचे। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा ऑफिस साफ साफ सुन सकता था। एक पल में सबके चेहरे उतर गए। जो लोग अभी पार्टी प्लान कर रहे थे, अब उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। 2 मिनट बाद जनरल मैनेजर झांग ने मुझे, लाओ लुओ और लियू रान को ऑफिस में बुलाया। जैसे ही हम अंदर गए, धड़ाम, उसने कप जोर से टेबल पर पटका। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम लोगों ने बड़ा सोचने की कोशिश ही नहीं की। अब क्लाइंट बहुत नाराज है, पेमेंट पर सीधा असर पड़ गया है। अब बताओ क्या करोगे? साल के आखिर का बोनस रुक गया है, जाओ पूरी कंपनी को जाकर समझाओ। मैंने आराम से कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, उससे मेरा क्या लेना देना? ना मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, ना मैं ऑपरेशन संभालता हूँ, ना मैं पेमेंट कलेक्शन का जिम्मेदार हूँ, तो मैं क्या समझाऊँ? फिर मैंने मुस्कुराकर जोड़ा, वैसे भी बोनस का 1 पैसा तो मुझे मिलना नहीं, तो मुझे डर किस बात का? झांग का चेहरा तुरंत और काला पड़ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, लाओ लुओ, तुम इनके लीडर थे, अब बताओ प्रोजेक्ट में दिक्कत क्यों आई? कल तो तुम कह रहे थे क्लाइंट सेट हो गया। लाओ लुओ तुरंत बेचारगी वाला चेहरा बनाकर बोला, जनरल मैनेजर झांग, इसमें मैं क्या करूं? कल रात शाओ लियू ने प्रोजेक्ट के वाइस प्रेसिडेंट को शानदार डिनर कराया, दारू, केटीवी, पूरा पैकेज। तब जाकर बड़ी मुश्किल से वो लोग थोड़ा शांत हुए
और ड्राइंग रिलीज डेट आगे बढ़ाने को माने, लेकिन किसे पता था उसने उंगली सीधे मेरी तरफ कर दी। वांग लुओ ड्राइंग रिवाइज करने से ही मना कर देगा, बाकी लीडर्स भी प्रोग्रेस रोक रहे थे, तो क्लाइंट गुस्सा तो होगा ही। वाह, पूरा दोष सीधे मेरे सिर पर डाल दिया गया। और सबसे मजेदार बात, किसी ने ये नहीं बताया कि असली गड़बड़ तो नए प्रोजेक्ट मैनेजर लियू रान ने की थी। लियू रान तुरंत सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, ये प्रोजेक्ट शुरू से वांग लुओ ही संभाल रहा था, पेमेंट कलेक्शन भी ली यिंग के जिम्मे था। तभी अचानक जनरल मैनेजर झांग को जैसे कुछ याद आया, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। अरे शाओ वांग, मैं तो बस गुस्से में था, क्लाइंट का बहुत प्रेशर था ना, दिल पर मत लो। हा। उसकी झुर्रीदार नकली मुस्कान देखकर मुझे उल्टी आने लगी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अगर पूरा पेमेंट कलेक्शन मैं अकेला संभालूंगा तो टीम वर्क खराब हो जाएगा, इसलिए सब में बराबर बांट देते हैं। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। जनरल मैनेजर झांग और लाओ लुओ दोनों के चेहरे ऐसे काले पड़े जैसे बिजली चली गई हो। मैं कुर्सी से उठा और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। पीछे से चीजें पटकने की आवाजें आने लगीं। वांग लुओ, हरामी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? लेकिन इस बार मैंने पलटकर देखने की भी जरूरत नहीं समझी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा जनरल मैनेजर झांग और लाओ लुओ दोनों जल्दी जल्दी क्लाइंट के ऑफिस की तरफ निकल गए। दोपहर में मेरी आंटी का मैसेज आया। वो मजे लेकर बता रही थी, तुम्हारी कंपनी वाले यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें ऊपर तक आने भी नहीं दिया गया, सीधे बिल्डिंग के नीचे ही रोक दिया। पूरा दोपहर बेचारे वहीं इंतजार करते रहे। ना मुलाकात हुई, ना पैसा मिला, सिर्फ हवा खाते रहे। मैं बड़े आराम से टाइम पर ऑफिस से निकल गया। मुझे लगा अब तो बात पूरी तरह बिगड़ चुकी है, तो शायद अब वो लोग मेरे पास दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन मैंने इंसानों की बेशर्मी को बहुत कम आंका था। उसी शाम मिस्टर झांग खुद लियू रान को लेकर मेरे घर पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही वो लगभग रोने वाले चेहरे के साथ बोला, वांग लुओ, प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। बस किसी तरह क्लाइंट का पेमेंट वापस दिलवा दो। नया साल आने वाला है, या फिर किसी मिडलमैन से बात करवा दो। कम से कम हमें प्रेसिडेंट से मिलने तो दो। मैं खुद जाकर उनसे माफी मांग लूंगा। इतना बोलकर उसने शर्म नाम की चीज पूरी तरह बेच दी। फिर उसने लियू रान को इशारा किया। लियू रान भी मजबूरी वाला चेहरा बनाकर बोला, सॉरी भाई वांग। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मिस्टर झांग, मैं तो बस एक साधारण कर्मचारी हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता, किसी और को ढूंढ लीजिए। झांग जल्दी से बोला, बस ये मामला सुलझा दो, मैं तुम्हें फिर से टीम लीडर बना दूंगा और ये प्रोजेक्ट भी तुम्हें वापस दे दूंगा। वो जल्दी से दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसे लगा शायद उसने कोई बहुत टेम्पटिंग ऑफर दे दिया है। मैं हंस पड़ा, ये घटिया पोजीशन अपने पास ही रखो या अपनी भतीजी को दे देना। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार फिर मुझे ही बलि का बकरा बना दो, पूरी कंपनी की शांति फिर खराब हो जाएगी ना। इतना बोलकर मैंने सीधा दरवाजा बंद कर दिया। जैसा उम्मीद थी, बाहर से तुरंत गालियां शुरू हो गईं। वांग लुओ, कल से अपना सामान बांध लेना, मैं तुझे कंपनी से बाहर फिंकवा दूंगा। अगले दिन भी मैं हमेशा की तरह टाइम पर ऑफिस पहुंचा, लेकिन इस बार एंट्री कार्ड काम नहीं कर रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, वांग लुओ, तुम्हें निकाल दिया गया है, ये लो टर्मिनेशन नोटिस और ये तुम्हारा सामान, इसे लेकर निकल जाओ। अगर दोबारा ऑफिस में दिखे तो इसे कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स चोरी करना माना जाएगा। फिर वो हंसते हुए बोला, लेकिन अगर तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हारे लिए सिफारिश कर दूं। मैंने बिना कुछ बोले फोन निकाला और कैमरा ऑन कर दिया। अच्छा, एक बार फिर से बोलिए। झांग तुरंत चिढ़ गया, क्यों बोलूं दोबारा? जाना है तो आर्बिट्रेशन में जाओ, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पीछे कोई ताकत है, कंपनी के खिलाफ तुम जीत ही नहीं सकते। मैंने ये हिस्सा भी आराम से रिकॉर्ड कर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये आदमी इतना आत्मविश्वास लेकर आता कहाँ से है? कानून की इतनी इग्नोरेंस भी कोई चीज होती है? वो फिर बोला, वांग लुओ, बेहतर होगा शांति से अग्रीमेंट साइन कर दो। अभी तक तुम्हें एक पैसा नहीं मिला है, कंपनी वापस जाकर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा नया साल खराब हो जाएगा। अच्छे से अलग हो जाओ, आगे इंडस्ट्री में फिर मिलना जुलना रहेगा। आजकल बाहर नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, पता भी है। अगर कंपनी तुम्हारे बारे में दो बातें फैला दे तो जिंदगी भर भूखे मरोगे। मैंने उससे और बहस करना जरूरी नहीं समझा, सीधे अग्रीमेंट रिजेक्ट किया, अपना सूटकेस उठाया और सीधा लेबर आर्बिट्रेशन पहुंच गया। क्योंकि मेरे पास सारे सबूत मौजूद थे, इसलिए आर्बिट्रेशन कमेटी ने मेरा केस जल्दी स्वीकार कर लिया। करीब 2 महीने बाद आखिरकार कंपनी केस हार गई।
जजमेंट के मुताबिक उन्हें मुझे 2N कॉम्पेंसेशन देना पड़ा, लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। उन्होंने पैसे देने से फिर टालमटोल शुरू कर दी। मुझे तुरंत कोर्ट में एनफोर्समेंट अप्लाई करना पड़ा, वरना वो लोग साफ मुकरने वाले थे। बाद में पता चला क्लाइंट पेमेंट ना मिलने की वजह से कंपनी की हालत खराब हो चुकी थी। मुझे जो कॉम्पेंसेशन मिला उसका कुछ हिस्सा कर्मचारियों की रुकी हुई सैलरी से निकाला गया था। उधर एम्प्लॉइज पहले ही बोनस लेट होने से नाराज थे, अब सैलरी भी लेट हो रही थी। ऊपर से नया 007 ओवरटाइम पॉलिसी लागू कर दिया गया, मतलब सप्ताह के 7 दिन काम। पूरी कंपनी गुस्से से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी बड़ा विस्फोट होने वाला हो। और उस समय तक मैंने अपनी पुरानी कंपनी से सारे रिश्ते पूरी तरह खत्म कर दिए थे। मैंने ये भी सुना था कि जनरल मैनेजर झांग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपने कॉन्टेक्ट्स इस्तेमाल करके मेरे बारे में अफवाहें फैला रहा था। वो लोगों से कह रहा था कि मैं चालाक हूँ, बेईमान हूँ और लगभग पूरी तरह घटिया इंसान हूँ। उसने पूरी कोशिश की मेरी रेप्यूटेशन खराब करने की। शायद उसे लगा था कि इसके बाद मुझे लोकल डिजाइन इंडस्ट्री में कभी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन उसे क्या पता था, जिस दिन मुझे टर्मिनेशन नोटिस मिला उसी दिन मैं अपनी खुद की कंपनी में शामिल हो गया और मैंने खुद आगे बढ़कर इस नए होटल प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ले ली। ज्वाइन करने के पहले ही दिन मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर से कहा कि सारे प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स को साइट ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया जाए। प्रोजेक्ट ऑफिस कंस्ट्रक्शन साइट के पास बने एक टेम्पररी प्रीफैब हाउस में था। उस दिन लियू रान पूरे फैशन शो मूड में आया था। ऊंची हील्स, टाइट सेक्सी ड्रेस, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट नहीं कोई डेटिंग शो हो। और उसके साथ हमेशा की तरह जनरल मैनेजर झांग भी मौजूद था। आज मैं सीधे घर से साइट पर आया था, इसलिए बाकी लोगों से पहले पहुंच गया। शायद उन दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रीफैब हाउस के बाहर हार्ड हैट पहने मैं खड़ा मिलूंगा। जनरल मैनेजर झांग मुझे देखते ही ताना मारते हुए हंसा। अरे वाह, महान आर्किटेक्ट वांग साहब, क्या हुआ? डिजाइन इंडस्ट्री में फेल हो गए, अब कंस्ट्रक्शन कंपनी में असिस्टेंट बन गए, या फिर यहाँ ईंट ढोने आए हो? लियू रान भी घमंडी मुस्कान के साथ हंस पड़ा, लेकिन उसका मोटा कंसीला भी उसकी हालत नहीं छुपा पा रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। लगता था पिछले 2 महीने से बेचारा लगातार रातें काट रहा था। मुझे बाद में कंपनी की रिसेप्शनिस्ट से पता चला कि जनरल मैनेजर झांग ने उसे काफी पैसे दिए थे ताकि वो बाहर की टीम हायर करके सीक्रेटली ड्राइंग्स आउटसोर्स करवाए। मार्केट में इस तरह मल्टीलेयर सब कॉन्ट्रैक्टिंग आम बात थी, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये साफ वायोलेशन था। ये सुनकर मैं चुप रहा, लेकिन दिमाग में धीरे धीरे एक प्लान बन चुका था। इतने में झांग फिर मुस्कुराकर बोला, अगर तुम अच्छे से माफी मांग लो तो शायद हम क्लाइंट के सामने तुम्हारे लिए 2 अच्छी बातें बोल दें। क्या पता थोड़ा फायदा भी दिलवा दें। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे कोई पागल आदमी सामने खड़ा हो। शायद मेरी नजर उसे चुभ गई। उसने तुरंत गुस्से में कहा, अरे तुम जैसे आउटसाइडर्स यहाँ से निकलो। ये जगह क्लाइंट और डिजाइनर्स की मीटिंग के लिए है। तुम लोगों की वजह से पूरा लेवल गिर जाता है। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, मैंने तो बस साइट पर आसानी से घूमने के लिए स्पोर्ट्स वेयर पहना था। इन लोगों ने सीधे मुझे कंस्ट्रक्शन वर्कर समझ लिया। क्या मैं इतना ग्राउंडेड दिखता हूँ? मैंने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया, लेकिन तभी लियू रान दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने रास्ता रोक लिया। ओए गाँव वाले, तुम्हारी औकात भी है ऐसी जगह अंदर आने की? उसी समय बाकी लोग भी पहुँच गए। सबके आगे थे प्रोजेक्ट मैनेजर लूची। उन्हें देखते ही जनरल मैनेजर झांग का चेहरा तुरंत बदल गया। एक सेकंड में चापलूस मोड ऑन। वो भागकर आगे गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, अरे जनरल मैनेजर लू, इतनी ठंड में आपको तकलीफ करनी पड़ी। लूची ने दरवाजे की तरफ देखा। उसी समय लियू रान फिर मुझ पर चिल्लाया, वांग लुओ, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? दिख नहीं रहा क्लाइंट के बड़े लोग आए हैं? हटो रास्ते से। पास खड़े कुछ लोग भी हंसने लगे। भाई, आजकल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी एटीट्यूड दिखाने लगे हैं। लेकिन तभी लूची ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर वांग, हमने साइट का थोड़ा निरीक्षण किया, कुछ समस्याएं मिली हैं। चलिए मीटिंग में विस्तार से बात करते हैं। मैं मुस्कुराया और सीधे रास्ता दिखाते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। फिर जाकर आराम से कॉन्फ्रेंस टेबल के बिल्कुल बीच वाली सीट पर बैठ गया। उधर जनरल मैनेजर झांग और लियू रान दोनों पूरी तरह जम गए। चेहरे ऐसे थे जैसे किसी ने आत्मा निकाल ली हो। लूची ने उनकी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? डिजाइन टीम अंदर नहीं आएगी? समय बर्बाद मत कीजिए। झांग और लियू रान घबराकर अंदर आए और जाकर कोने वाली खाली सीटों पर बैठ गए। उनके चेहरे की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि अब सच में डर लगना शुरू हो चुका है। मैंने तो यहाँ तक देखा, जनरल मैनेजर झांग चुपके से अपनी बाह चुटकी काट रहा था। शायद उसे लग रहा था ये सपना है, लेकिन दर्द देखकर समझ गया, नहीं भाई, इस बार असली गेम फंस चुका है। मीटिंग शुरू होते ही लूची ने औपचारिक तरीके से मेरा परिचय कराया। ये हैं मिस्टर वांग, हेडक्वार्टर से भेजे गए ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट।
अब से इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी यही करेंगे। प्रोजेक्ट की सारी महत्वपूर्ण चीजें, जिसमें प्रोग्रेस पेमेंट्स भी शामिल है, इनकी अप्रूवल के बिना आगे नहीं बढ़ेंगी। कोने से अचानक हल्की सी हाफने की आवाज आई। मैंने नजर घुमाई। जनरल मैनेजर झांग का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। बिना समय बर्बाद किए मैंने वो नया मैनेजमेंट प्लान टेबल पर रखा, जिसे मैंने पिछले 2 महीनों में खुद रिवाइज और ऑप्टिमाइज किया था। फिर लूची ने साइट इंस्पेक्शन में मिली समस्याएं बतानी शुरू की। कुछ दिक्कतें कॉन्ट्रैक्टर की थीं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं सीधे डिजाइन ड्राइंग से जुड़ी थी। हालांकि लूची काफी स्ट्रिक्ट इंसान था, लेकिन वो खुद टेक्निकल ड्राफ्टिंग बैकग्राउंड से नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद वो सीधे डिजाइन मैनेजमेंट में चला गया था, इसलिए ड्राइंग्स की टेक्निकल डिटेल्स पर उसकी पकड़ लिमिटेड थी। लेकिन मैं तो पुरानी कंपनी की हर एक ड्राइंग का अंदर तक एक्सरे जानता था। मैंने धड़ाम से लेटेस्ट डिजाइन ड्राइंग्स टेबल पर फेंकी। डिजाइन मैनेजर, कृपया एक्सप्लेन कीजिए। मैंने रीसेंट ड्राइंग्स रिव्यू की हैं और इनमें लगभग 100 छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स मार्क की हैं। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। जब झांग का नाम लिया गया तो वो पसीने में नहा चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कहां से शुरू करे। आखिर उसने जल्दी से गेंद लियू रान की तरफ फेंक दी। हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियर लियू एक्सप्लेन करेंगे। फिर दांत पीसकर बोला, लियू रान, ठीक से समझाओ। बेचारा लियू रान जैसे बलि का बकरा बनकर खड़ा हो गया। वो हकलाने लगा, वो एक्चुअली पूरा 5 मिनट निकल गया, लेकिन उससे एक ढंग का जवाब तक नहीं निकला। यहाँ तक कि बगल में बैठे सुपरवाइजर्स भी ऑकवर्ड महसूस करने लगे। अब असली मजा शुरू हुआ, क्योंकि ड्राइंग्स के अप्रूवल सेक्शन में साफ साफ जनरल मैनेजर झांग की स्टैंप लगी हुई थी। अब जिम्मेदारी से भागना नामुमकिन था। शायद इस वक्त वो दिल ही दिल में पछता रहा होगा कि रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट चीटिंग करके लिया, लेकिन बेसिक ड्राइंग रिव्यू तक करना नहीं आता। उसने असली टैलेंटेड आर्किटेक्ट पार्टनर को हटाकर खुद कुर्सी हथिया ली थी। अब उसी का फल सामने था। लूची ने आखिरकार टेबल पर हाथ मारा। बहुत हो गया, मैं फाइनल डिसीजन देता हूँ। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो साफ है कि प्रॉब्लम डिजाइन फर्म की है। इस गलती की मुख्य जिम्मेदारी डिजाइन फर्म उठाएगी। साइट रिटर्न और मॉडिफिकेशन का पूरा खर्च डिजाइन फी से काटा जाएगा। प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए। फिर उसने ठंडे स्वर में जोड़ा, ये डिडक्शन शायद कई लाख तक जाएगी। इसके बाद उसने सीधा झांग की तरफ देखा। जनरल मैनेजर झांग, क्या आपके पास कोई और एक्सप्लेनेशन है? झांग तुरंत सिर हिलाने लगा। नहीं। तभी मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सभी लोग ध्यान दें, एलएल प्रोजेक्ट में हम निकम्मे लोगों को टॉलरेट नहीं करते। काम कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो निकल जाओ। मैंने कोने की तरफ देखा। जनरल मैनेजर झांग और लियू रान दोनों सच में पसीने से भीग चुके थे। अब से मैं तुम लोगों की जिंदगी और भी मजेदार बनाने वाला हूँ। जिस दिन से उन्हें पता चला कि मैं अब एलएल ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, उस दिन से दोनों का एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया। हर दूसरे दिन किसी न किसी के जरिए मुझे डिनर पर बुलाने की कोशिश करते, लेकिन मैं एक बार पहले ही बेवकूफ बन चुका था। अब दोबारा नहीं बनने वाला था। मैंने उन्हें एक भी मौका नहीं दिया, क्योंकि अब मैं खुद पर्सनली प्रोजेक्ट की क्वालिटी इश्यूज पर नजर रख रहा था। लूची ने डिजाइन टीम को सीधे कंस्ट्रक्शन साइट पर बैठाकर काम करवाना शुरू कर दिया। दिन रात सिर्फ ड्राइंग्स रिवाइज हो रही थी। खासकर पिछले 2 महीनों में उन लोगों ने लगभग दर्जन भर बार ड्राइंग्स दोबारा बनाई थी। लेकिन मजेदार बात ये थी, हर बार उन्हें लगता अब तो परफेक्ट है, और हर बार मैं आराम से कोई ना कोई नई प्रॉब्लम निकाल देता, फिर पूरा सेट वापस रिवीजन में भेज देता। सबसे ज्यादा मजा मुझे एक चीज में आता था। हर बार एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं स्पेसिफिकली लियू रान को बुलाता। इंजीनियर लियो, जरा एक्सप्लेन कीजिए, ये एलिवेशन अभी भी गलत क्यों है? अब बेचारा लियू रान कंस्ट्रक्शन साइट के डॉर्मेट्री में रहने पर मजबूर हो गया था। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। लगातार रातें जागने से उसका दिमाग सुन्न पड़ चुका था। चेहरा मुरझा गया था। आंखों के नीचे काले घेरे परमानेंट डेकोरेशन बन चुके थे। शायद अब उसे अपनी जिंदगी के फैसलों पर गहरा पछतावा हो रहा था। आराम से कंपनी में कनेक्शन वाला मास्कट बनकर रहता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन नहीं। जनाब को टेक्निकल एक्सपर्ट बनने का शौक चढ़ा था। अब भुगतो। एक दिन मैंने फिर उसकी ड्राइंग्स टेबल पर फेंकी। इंजीनियर लियो, ये क्या लेवल है? ये ऑलरेडी 20th वर्जन है, और फिर भी ऐसा आउटपुट? तुम तो कहते थे ओवरसीज रिटर्न हो। अगर तुम्हारी टीम सैटिस्फैक्टरी प्लान नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें रिप्लेस कर दूंगा। लियू रान का चेहरा और उतर गया। आजकल नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल है। ये लाइन अब उसी पर भारी पड़ रही थी। उसने तुरंत सिर झुकाकर कहा, मिस्टर वांग, हम फिर रिवाइज करेंगे जब तक आप सैटिस्फाई ना हो जाए। थोड़ी देर रुककर वो डरते डरते बोला, लेकिन पेमेंट के बारे में? मैंने उसकी बात काट दी।
डिलेड पेमेंट का हिसाब तो मैंने अभी तक तुम लोगों से लिया ही नहीं। अगले दिन लियू रान पहली बार साइट पर नहीं आया। बाद में पता चला उसने लंबी सिक लीव ले ली। यहाँ तक कि वो हेडक्वार्टर्स जाकर मेरी शिकायत भी कर आया। जब मेरी आंटी का फोन आया और उन्होंने ये बताया तो मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसी दौरान ग्रुप की ब्रांच कंपनी की 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन आने वाली थी। मैंने खास तौर पर डिजाइन टीम को इनविटेशन भेजवाया। आखिर अब असली शो शुरू होने वाला था और जैसा उम्मीद था सेलिब्रेशन वाले दिन जनरल मैनेजर झांग और लियू रान दोनों साथ में पहुंचे। मैंने मुस्कुराकर पूछा, अरे टीम लीडर लियू, अब तबीयत ठीक है? जल्दी वापस प्रोजेक्ट पर आओ ना। उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने भूत देख लिया हो। एक सेकंड में कई शेड्स सफेद पड़ गया। उधर जनरल मैनेजर झांग मुझे देखकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान चिपकाकर खड़ा रहा। उसी समय होस्ट ने मंच पर आकर जोरदार आवाज में घोषणा की, अब हम इनवाइट करते हैं एलएल ग्रुप की प्रेसिडेंट मिस लोको। और वही थी मेरी आंटी। उन्होंने हेडक्वार्टर्स की तरफ से स्पीच दी, फिर अचानक भीड़ के बीच से निकलकर सीधा मेरी तरफ चली आईं। पूरा हॉल शॉक था। उन्होंने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ा, चलो पहला डांस मेरे साथ। मैं हंस पड़ा, चलिए आंटी। फिर मैं रुका और जानबूझकर जनरल मैनेजर झांग की तरफ देखा। ओह हाँ, वैसे ग्रुप का सरनेम क्या है और मेरा नाम क्या है? अगली बार मेरी शिकायत करने से पहले कम से कम ये तो पूछ लिया कीजिए कि मैं कौन हूँ। उस पल जनरल मैनेजर झांग और लियू रान दोनों के चेहरे देखने लायक थे। 3 दिन बाद उनकी कंपनी को हमारे ग्रुप की तरफ से लॉयर नोटिस मिला। उसमें साफ साफ लिस्ट थी लियू रान के प्रोजेक्ट संभालने के बाद ड्राइंग्स में कितनी एरर्स और ओमिशंस हुई। साथ में प्रोजेक्ट रिवर्क के भारी भरकम खर्चों की पूरी डिटेल्स भी अटैच थी। और सबसे बड़ा बम, जनरल मैनेजर झांग द्वारा प्रोजेक्ट वाइस प्रेसिडेंट को ब्राइब देने के सबूत भी मौजूद थे। इंटरमीडियरी बेनिफिट्स के बदले रिश्वत, साथ ही मल्टीपल लेयर आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट वायोलेशंस, मेजर टेक्निकल फेलियर्स, सब कुछ ऑफिशियली रिकॉर्ड हो चुका था, जिसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट बुरी तरह डिले हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पार्टी ने भारी लिक्विडेटेड डैमेजेस की डिमांड कर दी। आखिरकार कोर्ट के फैसले के बाद वो पुरानी कंपनी इतनी भारी कॉम्पेंसेशन नहीं झेल पाई और अंत में पूरी कंपनी दिवालिया हो गई। कंपनी के बाहर हर दिन कर्जदारों की भीड़ लगी रहती थी। लोग पैसे मांगने आते, चिल्लाते, दरवाजे पीटते। हालत इतनी खराब हो गई थी कि एग्जीक्यूटिव्स घर से बाहर निकलने तक की हिम्मत नहीं करते थे। नई नौकरी ढूंढना तो बहुत दूर की बात थी। आखिरकार मिस्टर झांग, जो कंपनी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे, सीधे जेल पहुंच गए। उधर लियू रान, वो तो मौका मिलते ही भाग गया। लेकिन बाद में मैंने सुना उसने कई डिजाइन कंपनीज में नौकरी ढूंढने की कोशिश की, पर किसी ने उसे रखा ही नहीं, क्योंकि अब इंडस्ट्री में उसका नाम फैल चुका था। सब जानते थे ये वही महान टैलेंट है जिसने अपने रिश्तेदारों की कंपनी तक डुबो दी। कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर मैं बस एक साधारण कर्मचारी होता, अगर मेरे पीछे फैमिली बैकग्राउंड ना होता, तो शायद उस वक्त मैं कितनी बेबसी महसूस करता। इतनी बड़ी नाइंसाफी, इतना दबाव, शायद इंसान अंदर से टूट ही जाए। लेकिन फिर मैं एक बात समझ गया, हर इंसान कभी ना कभी जवान, भोला और जरूरत से ज्यादा वफादार रहा है। हम गलत जगह दिल लगाते हैं, गलत लोगों के लिए खुद को खत्म करते रहते हैं। लेकिन जिंदगी की सबसे जरूरी चीज शायद यही है, गलत चीजों को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना, ताकि सही लोग, सही मौके और सही जिंदगी तुम्हारे पास आने की जगह बना सकें। तो एक छोटी सी बात पूछनी थी। मैंने तुम्हारे बहुत सारे कमेंट पढ़े म्यूजिक के रिलेटेड, तो मुझे इस बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि म्यूजिक ऐड करना है या नहीं, और क्यों ऐड नहीं करना। और हाँ, आज का लाइक टारगेट है 3000 लाइक्स। एक छोटी सी बात और, डिस्क्रिप्शन में एडेड प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हो। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।